Hello everyone, welcome to my channel. Let's have a quick revision of chapter number 3 of pathology, that is the cell adaptations and cell injury. We have to take a very quick revision because it has a many points which we can escape and that are not important as concerned with the examination. So let's have a quick revision of it. So the very first point, that is the cell injury or the reason response to the cell injury and the causes. The cell injury is defined as a functional and morphological effect of the variety of stress on the cell from the various etiological agents, which results in change in its internal and external environment. So this is a definition of injury, and it is asked for the 2 marks in question paper. So the responses to the stress may vary depending upon the different types of factors, and their factors are of 2 types. There are the host factor, and the second one is factor pretending to the injurious agent. Now दिस इज़ नॉट दैट इट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम इसको आगे भी डिस्कस करने वाले हैं. इसके बाद में ईटियोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह भी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे. फिर अब ये जो चार्ट दिया हुआ है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल सेल में 3 तरह की चीज़ें हो सकती है. पहला, जब स्ट्रेस उस पर दिया जाएगा तो वो स्ट्रेस को ओवरकम करेगा या हम उसको अडेप्ट कर लेगा उसी सिचुएशन में. अल्टर फंक्शन डिमांड एंड स्ट्रेस. ड्यू टू स्ट्रेस वहाँ पे फंक्शनल डिमांड जो है वो अल्टर हो जाएगी. एंड उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं एडेप्टेशन में? एट्रोफी हो सकता है, हाइपरट्रॉफी हो सकता है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, मेटाप्लेजिया हो सकता है एंड डिस्प्लेजिया हो सकता है. रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर मतलब अगर सेल इंजरी हो रही है तो वो रिवर्स हो जाएगी. सो अगर यहाँ पे ये सेल इंजरी हो रही है तो ये यहाँ तक गया तो ये यहाँ से रिवर्स हो सकती है. फिर अगर ये इससे ज़्यादा आगे जाएगा तो ये इरिवर्सिबल होगा, यहाँ से वापस नहीं आ पाएगा. मतलब ये जो पाथ है ये फिर बंद हो जाएगा. सो अगर एडेप्टेशन होगा पहले, तो दूसरी चीज़ रिवर्सिबल सेल इंजरी. इसके अंदर आएगा डीजनरेशन, सब सेल्यूलर अल्टरेशंस एंड इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशंस. इसके बाद में इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो परमानेंट डैमेज रहेगा एंड विच लीड्स टू द डेथ. सो यहाँ पे क्या होगा? रिस्टोरेशन टू नॉर्मल, ये यहाँ से नॉर्मल पे वापस आ जाएगा. यहाँ पे भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी रिवर्ट बैक टू नॉर्मल. एंड इन इरिवर्सिबल चेंजेस देयर इज नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ये हम पढ़ेंगे. एंड इसमें डायरेक्ट सेल डेथ होगी, इसके बाद ये रिवर्स बैक नहीं होगा. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, अब इसमें कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं कि जिनकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है. तो पहला है कि हाइपोक्सिया एंड स्टीमिया. फिर फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, ड्रग्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज, न्यूट्रिशनल डैमेजेस, एजिंग एंड फिजियोलॉजिकल कॉजेज. और एक और है जो कि है इटियोलॉजिकल कॉजेज एंड इडियोपैथिक डिसीजेस. सो दिस आर नॉट सच इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो दैट्स इनफ. सो अब सेल्यूलर एडेप्टेशन के अंदर पहली चीज़ जो है वो है एट्रोपी. एट्रोपी का मतलब होता है साइज़ और नंबर पैरेन्काइमल सेल्स का रिड्यूस होना. साइज़ और नंबर दोनों का रिड्यूस होना. ये आप पहले तो लिख के रख लें कि पहले एट्रोपी क्या होता है, हाइपरट्रोपी क्या होता है एंड हाइपरप्लेजिया वगैरह, ये सब सारी चीज़ें क्या है. अगर आप इनको एक बार लिख लेंगे तो आपको बेहतर होगा कि मतलब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो एट्रोपी के अंदर 2 तरह के चेंजेस होंगे. एट्रोपी 2 तरह से होती है, एक तो फिजियोलॉजिकल होगी, एक तो पैथोलॉजिकल होगी. फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल प्रोसेसेस, जो नॉर्मल मतलब ह्यूमन के अंदर जो प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ें. एट्रोपी का क्या मतलब है? नंबर और साइज़ दोनों भी डिक्रीज़ होना पैरेन्काइमल सेल्स का या कोई और सेल का. सो इससे क्या होगा? अगर कोई भी ऑर्गन या सेल की साइज़ कम हो रही है तो क्या होगा? एट्रोपी ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यूज़ विद एजिंग. एज के साथ लिम्फॉइड सेल्स जो टिश्यूज़ जो है उनकी साइज़ कम हो जाएगी. दूसरी चीज़ थाइमस इन द एडल्ट एज. एट्रोपी ऑफ द थाइमस हो जाएगा, थाइमस की साइज़ छोटी हो जाएगी. इसके बाद में एट्रोपी ऑफ द गोनैड्स आफ्टर मोनोपोज के बाद में गोनैड्स की साइज़ कम हो जाएगी. एट्रोपी ऑफ द ब्रेन विद एजिंग जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ब्रेन की साइज़ कम होती जाएगी. उसके बाद पैथोलॉजिकल कॉजेज़ का मतलब होता है कि अगर वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल स्टिमुलस हो रही है तो उसकी वजह से कोई डिसीज़ फॉर्म होगी. किसी पैथोजन की वजह से अगर कुछ डिसीज़ आ रही है तो उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल कॉजेज़. पहला पैथोलॉजिकल कॉज है कि वहाँ पे स्टारवेशन होगा, स्टारवेशन की वजह से होगा. स्टारवेशन के अंदर क्या क्या कॉजेज़ आएंगे? दे आर दी सिम्टम्स ऑफ द स्टारवेशन आर दी वीकनेस, इमेसिएशन, अनीमिया,
इन कैंसर एंड एक्सेट्रा। इस्चेमिक एट्रोपी की वजह से होगा, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। डिसयूज एट्रोपी हो सकता है। इसके बाद में और कॉजेज़ भी है जैसे कि न्यूट्रोफिक एट्रोफी, एंडोक्राइन एट्रोपी, प्रेशर एट्रोपी, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड एटियोलॉजिकल एट्रोपी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने बस बेसिक आइडिया अगर याद रखो तो बाकी के आपको खुद ही आ जाएंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक है दैट इज़ दी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज़ इन साइज़ इंक्रीज़ हो जाना। एट्रोपी का मतलब था साइज़ और नंबर दोनों कम हो रहे थे। एट्रोपी के अंदर साइज़ वैसा ही रह रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर इज़ सेम नंबर एंड साइज़ इंक्रीज़ इन साइज़, इट इज़ एट्रोपी। हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के अंदर भी दो चीज़ें आई, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी जो है वो क्यों होगी? इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ यूटेरस इन प्रेगनेंसी, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है यूटेरस का इन प्रेगनेंसी। दूसरी चीज़ हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्केलेटल मसल्स। अगर कोई इंसान एथलेटिक्स है या फिर कोई ज़्यादा मसल ग्रो कर रहा है या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके मसल्स ग्रो होंगे, सो दैट इज़ द हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स, स्केलेटल मसल्स। नाउ दिस हाइपरट्रॉफी बाय पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, इसमें क्या होगा? हाइपरट्रॉफी ऑफ द कार्डियक मसल, जिसमें क्या क्या होगा? कार्डियक की वजह से हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल हो सकती है, दैट इज़ द सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एओर्टिक वाल्व डिसीज, माइट्रल स्टेनोसिस एक्सेट्रा। हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल होगी, कार्डियक कैल्सेमिया हो सकता है, इंटेस्टिनल स्ट्रेचर्स हो सकते हैं, कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी हो सकती है एंड एक्सेट्रा। इसके बाद में हाइपरप्लेजिया का मतलब होगा इसमें नंबर इंक्रीज़ होगा। हमने अभी तक 3 चीज़ें देख ली है, अभी तक हमने 2 चीज़ें देखी है, हाइपरट्रॉफी एंड एट्रोपी। एट्रोपी के अंदर नंबर और साइज़ दोनों डिक्रीज़ हो रहे थे, हाइपरट्रॉफी के अंदर इंक्रीज़ इन साइज़ हो रहा था, नंबर जैसा का वैसा था। यहाँ पे हाइपरप्लेजिया के अंदर नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इज़ सेम। सो हाइपरप्लेजिया इज़ द इंक्रीज़ इन नंबर। अब हाइपरप्लेजिया इन फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर हार्मोनल हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, कॉम्पेंसेटरी हाइपरप्लेजिया ऑकरिंग इन फॉलोइंग रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्गन एंड कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गन्स ऑफ द पेयर। मतलब अगर हम किसी चीज़ को कोई ऑर्गन को अगर हम डोनेट कर रहे हैं या उसका पार्ट हम किसी को डोनेट कर रहे हैं तो वो डबल से जैसा का वैसा हो जाना, मतलब नंबर अगर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है कि रीस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल साइज ऑफ द डोनर लिवर। हमने किसी को लिवर का एक थोड़ा सा पार्ट अगर हमने किसी को डोनेट किया है तो वो वापस जैसा का वैसा रीजनरेट हो जाएगा, इसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। अब पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी इज़ दी मैसिव स्टिमुलस, एक्सेसिव स्टिमुलस ऑफ द हार्मोन्स और द ग्रोथ फैक्टर की वजह से ये हाइपरट्रॉफी होगी। जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी होगी, यूजुअल डक्टल हाइपरप्लेजिया इन दी फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस इन अ ब्रेस्ट। अगर आपको बेसिक आइडिया पता है तो आपको बाकी की चीज़ें खुद ब खुद आ जाएगी। इसके अंदर फिर बहुत सारे डिफरेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि ये डिफरेंस बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, सो यू कैन रीड दैट इन अ बुक बाय योरसेल्फ। इसके बाद में मेटाप्लेजिया का मतलब होता है एक नॉर्मल सेल का दूसरे नॉर्मल सेल में कन्वर्जन होना बाय सर्टेन स्टिमुलस। इसके अंदर में 2 सेल्स है, पहला है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया एंड दूसरा एपिथेलियल मेटाप्लेजिया के अंदर आएगा एंड मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया के अंदर आएंगे 2 सेल्स, दे आर दी दो आएंगे, जो कि पहला है स्क्वैमस मेटाप्लेजिया एंड दूसरा है कॉलमनार मेटाप्लेजिया। अगर हम स्क्वैमस मेटाप्लेजिया देखें तो उसमें है स्क्वैमस सेल के अंदर क्या होगा कि pseudo stratified columnar epithelium that are present in a bronchus of in a upper respiratory tract. So it is normally lined by the pseudo stratified columnar epithelium, columnar ciliated epithelium, and it is converted into squamous epithelium. Why? Because of the heavy smoking, it is converted into squamous epithelium. Now the other example of the columnar metaplasia is that the columnar metaplasia of the
Barrett's esophagus, in which there is a change in a normal squamous epithelium in the lower esophagus of the columnar epithelium and a pre-cancerous conditions. ये pre-cancerous condition के अंदर में changes होंगे. इसके बाद में mesenchymal metaplasia, इसमें क्या होगा, formation of the bone in fibrous tissues, cartilage and myxoid tissues. यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, इन आर्टीरियल वॉल ऑफ द ओल्ड एज. आर्टीरियल वॉल ऑफ द ओल्ड एज मतलब ओल्ड एज में जो आर्टीरियल वॉल्स में चेंजेस होते हैं उनको बोलेंगे mesenchymal metaplasia. एंड old scars of the chronic inflammation of the prolonged duration and etc. डिस्प्लेजिया का मतलब होता है नॉर्मल सेल्स से एबनॉर्मल सेल्स का कन्वर्जन होना. कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब नॉर्मल सेल्स पहले डेवलप हो रहे थे, बाद में उनका डिसऑर्डर्ड सेल्यूलर डेवलपमेंट, वहाँ पे सेल्स का जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं हो रहा है. सो इसके अंदर इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल्स, डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम द बेसल layer of the surface layer, loss of the basal polarity, cells and nucleus are pleomorphism, increase nucleocytoplasmic ratio and etc. इसके बाद में यहाँ पे जो दिया हुआ है मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया का डिफ्रेंशिएशन. इसके बाद में पैथोलॉजिकल सेल इंजुरी. तो यहाँ पे ये जो दिया है कि सेल इरिवर्सिबल सेल इंजुरी, पैथोलॉजिकल इस्चेमिक हाइपोक्सिक सेल इंजुरी, ये 2 मार्क के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क के लिए पूछेंगे आपको कि आप ये बताइए कि इसके अंदर रिवर्सिबल सेल इंजुरी के अंदर अलग अलग उसके जो फैक्टर्स है वो बताइए. तो इसमें पहला है डिक्रीज जनरेशन ऑफ द सेल्यूलर एटीपी होगा. उसके बाद में दूसरी चीज़ ये हो सकती है इंटरसेल्यूलर लैक्टिक एसिडोसिस एंड सेल्यूलर क्लम्पिंग. यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो अगर आप ये एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. इसके बाद में है डैमेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पम्प. इसके बाद रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस. इरिवर्सिबल सेल इंजुरीज़ के अंदर भी वैसे ही कॉजेज है कुछ, कैल्शियम इनफ्लक्स एंड mitochondrial डैमेज, एक्टिवेटेड फॉस्फोलिपिड्स एंड डैमेज मेम्ब्रेन, इंक्रीज इंट्रासेल्युलर प्रोटेज एंड साइटोप्लाज्मिक डैमेज, इंडिकेटेड एंडोन्यूक्लियस एंड न्यूक्लिक डैमेज. यहाँ पे तीनों चीज़ों का डिफरेंस दिया हुआ है. नॉर्मल इसमें कैसा रहता है, रिवर्सिबल में कैसा रहेगा और इरिवर्सिबल में कैसा रहेगा. इसके बाद में यहाँ पे भी डिफरेंस दिया हुआ है. हाँ, तो ये हाईलाइन चेंजेस दीज आर इम्पॉर्टेंट, दीज कैन बी आस्क फॉर द 2 मार्क. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजुरी के अंदर 4 तरह के चेंजेस रहते हैं. पहला रहता है हाइड्रोपिक, हाईलाइन, माइकॉइड एंड फैटी. तो ये याद रखना पड़ेगा आपको. हाँ, अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. दिस कैन बी आस्क फॉर द 10, 20 एंड 5 मार्क्स. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो देखिए, नेक्रोसिस का मतलब होता है लोकलाइज एरिया ऑफ डेड ऑफ टिश्यू फॉलोड लेटर बाय द डीजनरेशन ऑफ द टिश्यू एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम द डेड सेल्स एंड इरिवर्सिबल accomplished by the inflammatory reactions. अब इसमें क्या होगा कि ये एक एरिया है जहाँ पे सारे डेड सेल्स हैं और वो डीजेनरेट हो रहे हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, जो लिबरेट हो रहा है डेड सेल से. मतलब वो एक एरिया है जहाँ पे डेड सेल्स है जो खुद ही अपने आप से ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं और वो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रहे हैं. अब नेक्रोसिस किन की वजह से हो सकता है, तो वो हो सकता है हाइपोक्सिया की वजह से, केमिकल्स की वजह से, फिजिकल एजेंट्स की वजह से, माइक्रोबियल एजेंट्स की वजह से एंड इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से. अब इसके अंदर हम चेंजेस कौन से देखेंगे, तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस वाले देखेंगे. मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस की वजह से हम इसमें 5 तरह के अलग अलग टाइप्स देखेंगे. पहला है कोएगुलेटिव, दूसरा है लिक्विफैक्टिव, तीसरा है कॉशियस, फैटी एंड फाइब्रिनॉइड. तो अभी पहला जो है वो है
कोएगुलेटिव टाइप के अंदर क्या रहेगा कि यहाँ पे ये इरिवर्सिबल फोकल इंजरी है जो कि सडन सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो की वजह से होती है, और इसके चेंजेस ये काय की वजह से होगी, बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट्स की वजह से भी होगी। एंड इसमें जो ऑर्गन्स आएंगे वो है हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन। यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है। कोएगुलेशन का मतलब होता है कि लिक्विड जब ब्लड हमारी बॉडी में से फ्लो करता है तो अगर हमको कहीं कट लगा तो वहाँ पे ब्लड का सीजेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे ब्लड थोड़ा कोएगुलेट हो जाता है, सॉलिड फॉर्मेशन में आ जाता है। तो लिक्विड से सॉलिड फॉर्मेशन होना इज़ कॉल्ड एज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब इसमें ग्रॉसली चेंजेस क्या होंगे? अर्ली चेंजेस, पहले स्टार्टिंग के जो चेंजेस रहेंगे वो रहेंगे कि वो पेल हो जाएगा वो एरिया, फिर वो फर्म हो जाएगा, वो स्लाइटली स्वेलन हो जाएगा, वो थोड़ा सा सूजा हुआ लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इन्फाक्ट। उसके बाद के चेंजेस क्या रहेंगे? वो येलोइश हो जाएगा, पेल से वो येलोइश कलर में हो जाएगा, फर्म से वो सॉफ्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ जब वो लिक्विड से सॉलिड होगी तो फिर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब वो छोटा हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। हॉलमार्क है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का कि वहाँ पे हमको थ्रॉम्बस्टोन अपीयरेंस दिखेगा। मैंने कहा कि वो लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन हो रहा है तो वहाँ पे वो पत्थर की तरह हो जाएगा, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में जाएगा। इसके बाद अगर आप थोड़ी और डिटेल लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, द सेल्स शोज न्यूक्लियर चेंजेस ऑफ प्री पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस एंड कैरियोलाइसिस। ये तीन चीज़ें आपको नज़र आएगी। यहाँ पे ये तीनों दी हुई है, आप इसको आराम से अपनी बुक में देख के पढ़ सकते हैं। इसके बाद में माइक्रोस्कोपिकल चेंजेस यही थे। इसके बाद में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या होगा? लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनेगा। सॉलिड से लिक्विड बनेगा मतलब यहाँ पे क्या होगा? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस और कॉलिगेटिव नेक्रोसिस इज ऑकर इन कॉमनली ड्यू टू द इस्चेमिक नेक्रोसिस। यहाँ इस्चेमिक इंजुरी, यहाँ पे इस्चेमिक इंजुरी की वजह से ही होगा। फिर यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस की वजह से भी हो सकता है। बट हाइड्रोलाइजिक एंजाइम्स इन अ टिश्यू रीजनरेट्स द डोमिनेटिंग रोल इन इस कॉजेज ए सेमी सॉलिड मटेरियल। यहाँ पे सेमी सॉलिड मटेरियल बनेगा और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है इनफैक्ट इन अ ब्रेन एंड दी एब्सिस। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कौन से ऑर्गन्स में हो सकता है एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कौन से ऑर्गन्स में हो सकता है। अब ये जो आइडिया रहेगा, यहाँ पे अगर हम इसकी ग्रॉस देखें तो ये ग्रॉस अपीयरेंस में हमको दिखेगा। यहाँ पे हमको सेल डेबीज नज़र आएगी, नेक्रोटिक डेबीज नज़र आएगी। यहाँ पे सिस्टिक वॉल इज़ फॉर्म, वहाँ पे सिस्टिक वॉल एक बन जाएगी। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको प्लोरीफेरेटिव कैपिलरीज, इन्फ्लेमेटरी सेल्स नज़र आएंगे। सिस्ट वॉल इज़ फॉर्म, वहाँ पे सिस्ट वॉल बनी हुई नज़र आएगी। सो दिस इज़ दी सेकेंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तीसरा है कैशियस नेक्रोसिस। कैशियस का मतलब होता है पनीर या फिर चीज़, आप जो भी कहना चाहें, पनीर या चीज़ दोनों में से कोई एक रहेगा। सो कैशियस नेक्रोसिस के अंदर क्या होगा कि वहाँ पे आपका जो ऑर्गन है वो चीज़ लाइक अपीयरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमको सेंटर ऑफ फोसाई ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में नज़र आता है। इसके बाद में इसका जो ऑर्गन रहेगा, अब इसका ग्रॉस अपीयरेंस कैसा रहेगा? तो ये सॉफ्ट एंड येलोइश रहेगा, सॉफ्ट और येलोइश नज़र आएगा। इसके बाद में ड्राई चीज़ अपीयरेंस रहेगा। यहाँ पे हमको हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द लिपो पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट, वहाँ पे लिपो पॉलीसैकेराइड्स नज़र आएंगे। और ये हमको कहाँ दिखेगा? माइक्रो बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही हमको नज़र आएगा। इसके बाद में माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो रहेगा, कंटेनिंग स्ट्रक्चरलेस इरियोसिनोफिलिक मटेरियल हैविंग स्कैटर्ड ग्रैन्युलर डेबीज ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई। ये सारी चीज़ें हमको दिखेंगी। इसके बाद में फैट नेक्रोसिस कॉमन सेंस की बात है कि फैट नेक्रोसिस कहाँ पे होगा? फैटी जीनरेशन, जहाँ पे फैट का एनाटॉमिकल लोकेशन और फैट रिच स्पेसिस में ये होगा, मतलब ब्रेस्ट में होगा या फिर बेली में हो सकता है। नेचुरल फैटी जहाँ पे भी एनाटॉमिकल पोजीशंस वेयर द फैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट, वहाँ पे हो सकता है। इसके बाद में इसका ग्रॉस अपीयरेंस क्या होगा? येलोइश वाइट होगा, फर्म होगा। फर्स्ट अपीयरेंस जो रहेगा वो येलोइश वाइट फर्म डिपोजिशन रहेगा। कैल्शियम सोप इम्पार्ट द नेक्रोसिस फोसाई फर्म एंड द कैली वाइट अपीयरेंस। माइक्रोस्कोपिक व्यू करेगा, द नेक्रोसिक फैट सेल्स हैव क्लाउडी अपीयरेंस, वो क्लाउडी अपीयरेंस वाले रहेंगे। एंड वहाँ पे एमॉर्फस ग्रैनुलर बेसोफिलिक मटेरियल्स नजर आएंगे। कैल्शियम सोप, फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम सोप इज आइडेंटिफाइड इन द टिश्यूज ऑफ द सेक्शन।
फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस का मतलब होगा कि वहाँ पे फाइब्रिन लाइक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाएगा, जो कि स्टेन हम कर पाएंगे, स्टेनिंग प्रॉपर्टी होगी फाइब्रिन की तरह, जिसको हम पता कर पाएंगे स्टेन के थ्रू, वो कि है फॉस्फोटंगस्ट्रिक एसिड हाइड्रोक्सिलिन स्टेन की वजह से हम उसको पता कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ऊपर और एक बार तीनों का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है कि तीनों डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो क्या क्या होगा। इसके बाद में नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब होता है, गैंग्रीन की जो डेफिनेशन है ये हमेशा हम पूछते हैं और इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स भी पूछते हैं, लेकिन ये 20 मार्क का क्वेश्चन भी है, 10 मार्क का क्वेश्चन भी है, 5 मार्क का भी क्वेश्चन है। सो 2 मार्क में भी इसको पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज़ ड्राई गैंग्रीन, व्हाट इज़ वेट गैंग्रीन। सो gangrene is a necrosis of the tissue associated with a putrefaction, superadded putrefaction, and commonly and often followed by coagulative necrosis due to ischemia, and it is characterized primarily by the inflammation provoked by virulent bacteria, resulting in a massive tissue necrosis. Thus, the end result of the necrosis increase and inflammation and gangrene in the same, but the sequence between the two are produced in is different. So यहाँ पे क्या होगा, ये एक एरिया है जहाँ पे हमको नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू, गैंग्रीन इज अ नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू, सुपराएडेड प्यूट्रिफिकेशन, प्यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है सड़ना, मतलब उनका ख़राब होना, सुपराएडेड प्यूट्रिफिकेशन होगा, एंड वहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस अभी हमने देखे कि वो सॉलिड से लिक्विड नहीं, लिक्विड से सॉलिड होता है, क्योंकि हम कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में पहले ब्लड फ्लो कर रहा था, दैट इज़ अ लिक्विड फॉर्म, फिर हमने वहाँ पे एक इंजरी हुई, वहाँ पे इंजरी होने के बाद में वो ब्लड सॉलिड फॉर्म में आ गया, दैट इज़ दी लिक्विड टू सॉलिड, इट इज़ अ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये कहाँ पे होगा, गैंग्रीन इन बॉवेल्स एंड गैंग्रीन इन लिम्स, ये डिस्टल पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स में ज़्यादा होगा। सो अब पहला टाइप इसका, दैट इज़ दी ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन का मतलब होता है, यहाँ पे लाइन ऑफ डिमार्केशन हमको नजर आएगी। ड्राई गैंग्रीन का मतलब होता है ये डिस्टल पार्ट्स में होगा जहाँ पे ड्राई पार्ट्स होते हैं। ये क्यों होगा, इस्टीमिया की वजह से। इस्टीमिया का मतलब होता है कि ब्लड फ्लो में रुकाव आना या ब्लड फ्लो का धीमा हो जाना। यहाँ पे दो तरह के, ये कहाँ पे होगा, toes and the feet of the old patient and serves as a severe atherosclerotic of the arteries. यहाँ पे हमको क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन इज फॉर्म्ड बिटवीन द गैंग्रीनस पार्ट एंड दी वीव्ड पार्ट। इसके बाद में इसके जो चेंजेस रहेंगे वो क्या रहेंगे कि ये पार्ट जो रहेगा ग्रॉसली ये सॉफ्ट ड्राई रहेगा, श्रिंकन रहेगा एंड डार्क ब्लैक रहेगा, रिवर्स रिजेंबलिंग रहेगा एंड ममीफाइड फुट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ मतलब वो पार्ट जो है, मतलब वहाँ पे अगर ब्लड ही नहीं पहुँच पा रहा है तो वो पार्ट सड़ना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो वो पार्ट के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सो दैट वो वहाँ पे सुपराएडेड प्यूट्रिफिकेशन होगा, मतलब वो सड़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में ग्रॉस अपीयरेंस, हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस में वहाँ पे हमको क्या नज़र आएगा, इन्फ्लेमेटरी डिजनरेशन ऑफ द टिश्यू नज़र आएगा, सेपरेटेड इन्फ्लेमेशनरी ग्रैन्युलर टिश्यूज़ नज़र आएंगे। इसके बाद में वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन में क्या क्या रहेगा, ऑर्गन सच एज बॉवल्स, लंग्स, माउथ एंड ये वेट गैंग्रीन जो है वो नेचुरली मॉइस्ट टिश्यूज़ में दिखेगा एंड ऑर्गन्स में, लाइक बॉवल्स, लंग्स, माउथ, सर्विक्स एंड वॉल्वा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है डायबिटिक फूड एंड दी बेड सोर्स। डायबिटिक फूड जो होता है वो हाई ग्लूकोज कंटेंट की वजह से होता है, जिसमें अगर हाई ग्लूकोज कंटेंट है तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है और वो वहाँ पे उसको सही नहीं होने देता, मतलब वो उसको ड्राई नहीं होने देता, वो बराबर हील नहीं होगा तो वो मतलब सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से वहाँ पे वेट गैंग्रीन होता है। बेड सोर्स जो ज़्यादातर पेशेंट्स बेड पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पड़े रहते हैं या फिर ज़्यादा टाइम तक के लिए बेड पे ही रहते हैं फॉर ए ईयर और फॉर 6 मंथ्स एंड ऑल, सो उसकी वजह से वहाँ पे बेड सोर्स होना शुरू हो जाते हैं, जो कि सैक्रम प्रेशर की वजह से सैक्रम, बटेक्स एंड हील्स पे। सो इट इज़ मोर रैपिड, ये ज़्यादा जल्दी होगा, मोर रैपिड एंड डेवलप्ड मोर ऑफ्टन इन अ ब्लैकेड ऑफ द वेनस ड्रेनेज देन ऑल्सो विद वेनस ड्रेनेज एंड दी आर्टिकुलर ड्रेनेज। इसके बाद में गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन का मतलब, गैस गैंग्रीन जो है वो
स्पेशली इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ द वेट गैंग्रीन, ये पार्ट है एक वेट गैंग्रीन का, एंड इट इज़ कॉज ड्यू टू दी गैस गैंग्रीन इज कॉज ड्यू टू द क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया विच इज़ अ पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। ये जो पार्ट रहेगा ये इडीमेटस रहेगा। इडीमेटस पेनफुल एंड स्वेलन एंड क्रिपिटेंट, फॉर्मेशन ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर भी होगा बाय द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। माइक्रोस्कोपिकली ये जो पार्ट है ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस बताएगा एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस बताएगा। लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एसिला हमको वहाँ पे दिखेंगे एंड इन्फिल्ट्रेशन एडिमेटस कंजेशन एंड कैपिलरीज एंड वेनस थ्रोम्बोसिस आर कॉमन। अब जो अगला टॉपिक है वो बचा, जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो इम्पोर्टेंट है बस वही देख लेंगे हम लोग। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन होना ऑस्ट्रॉइड्स एंड इनेमल्स के अलावा कहीं और पे बॉडी के किसी और पार्ट पे, इसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दो तरह का रहता है, डिस्ट्रॉपिक क्लासिफिकेशन एंड मेटास्टैटिक क्लासिफिकेशन। डिस्ट्रॉपिक क्लासिफिकेशन जो होगा, अब डिस्ट्रॉपिक के अंदर जो डी है डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय के लिए हम ये सवाल कर सकते हैं कि वो डीजनरेटिव टिश्यूज़ पे होगा, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट्स इन अ नेक्रोड एंड दी डीजनरेटिव टिश्यूज़ which are normally having the with a normal calcium metabolism and the normal serum calcium level। यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ दी कैल्शियम होगा, कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यूज़। यहाँ पे डेड टिश्यूज़ के ऊपर हम कैल्सिफिकेशन देखेंगे। इसके कुछ रीजंस है, कुछ अलग अलग रीजंस है, वो आप अगर पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। इसके बाद में मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो है वो नॉर्मल सेल्स पे होगा विद द डीरेंज्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड हाइड्रोकैल्सीमिया। इसके बाद में अपोप्टोसिस का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट एंड जेनेटिकली प्रोग्राम टिश्यू सेल सुसाइड विच इज़ अनवांटेड विद द अनवांटेड होस्ट सेल eliminated by the activation of the intrinsic enzyme in a various pathological and physiological conditions। मतलब इसका है कि सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा के जो सेल्स है उनका हमने खुद से ही बॉडी में डीजनरेशन करना है। जैसे कि जब हमारी बर्थ हो रही है तो इन एम्ब्रियो जब हमारा हैंड्स एंड लिम्स वगैरह जब फॉर्म होते हैं तो जो एक्स्ट्रा के जो सेल्स है उनको हमने निकालना है, मतलब उनको अगर हमने प्रॉपर शेप लाना है हैंड का। सो पहले जब हमारा हैंड बन रहा होता है इन एम्ब्रियो, सो वो बन रहा होता है फ़िश की तरह। फ़िश के जो हैंड्स होते हैं उसके जो विंग्स होते हैं वैसे होता है, लेकिन बाद में उसके जो सेल्स है वो बराबर उसको शेप में लाने के लिए, जैसा ह्यूमन हैंड होता है उसको वैसा शेप में लाने के लिए हमको बाकी की जो सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। इसको बोलेंगे अपोप्टोसिस। ये अपोप्टोसिस प्रोसेस से होता है। पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो आप अगर बुक में से पढ़ लेंगे एक बार। इसके बाद में बायोकेमिकल चेंजेस वगैरह ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा या स्किप भी कर दिया तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है लिवर, फैटी लीवर। फैटी लीवर क्यों होता है? फैटी लीवर होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट की वजह से इन अ सेंट्रल लोब्यूल इन द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। किसका कॉमन रोल जो है, लिवर इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट बिकॉज इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अ फैट मेटाबॉलिज्म। लिवर के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अंदर दो कंडीशंस आएंगी, कंडीशंस विद द एक्सेस फैट एंड लिवर सेल डैमेज। फिर ये उसका कैसे उसका मतलब इन फैटी सेल्स मेटाबॉलिज्म कैसा होगा फैट का वो बताया हुआ है। इसके बाद में पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। एंडोजीनस का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, जैसे मेलानिन लाइक सब्सटेंस, अल्केप्टोयूरिया, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड एक्सेट्रा। उसके बाद में एंडोजीनस पिगमेंट्स जो है वो है इनहेल्ड पिगमेंट्स, इंजेस्टेड पिगमेंट्स एंड इंजेक्टेड पिगमेंट्स, जिसमें टैटू वगैरह भी है। ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है। एक्सोजीनस पिगमेंट्स जो है वो है इनहेल्ड, जो हम इनहेल करेंगे लाइक स्मोक्स एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस
कार्बन एंड कार्बन डस्ट, ये जो हम इनहेल कर लेते हैं। इसके बाद में इंजेक्ट हम करते हैं हमारी बॉडी में, इंजेस्टेड मतलब कार्बोटोनीमिया एंड एक्सेट्रा। इसके बाद में इंजेक्टेड, जो हम हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, बाय इंडियन इंक, कैनाबर एंड कार्बन, जो टैटू वगैरह बनाने के लिए हम इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। सो ये था हमारा पूरा सेल इंजरी। आप इसको बार बार, एक बार 2 बार पढ़ लें तो आपको ये अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेल इंजरी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस, please help me to make my subscriber and all. So thank you so much.